देखिए, इकॉनमी के लिए एक सॉल्यूशन निकालना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक हाइपोथेटिकल, आइडियलिस्टिक, यूटोपियन सॉल्यूशन निकालना मेरे ख़्याल से उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ना वो एप्लीकेबल है। मुल्क के अंदर मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इसी तरह के आइडियलिस्ट सॉल्यूशन निकाले जा रहे हैं। सब लोग टैक्स देना शुरू कर दें, मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। आपने हर साल रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा करके दिया, FBR ने हर रिकॉर्ड तोड़ा माजी का, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करके दिखाई, मईशत ठीक नहीं हुई। फिर आपने कहा अगर लीडर बड़ा भरोसेमंद होगा, ईमानदार होगा, सो कॉल्ड, तो फिर क्या होगा, लोग रेमिटेंसेस भेजेंगे पाकिस्तान। ओके फाइन, आपने सो कॉल्ड अपनी तरफ से नया लीडर एक लेकर आए, उसको मुल्क में बिठाया, रिकॉर्ड रेमिटेंस बढ़ती रही, हर साल रेमिटेंस बढ़ी, हर महीने रेमिटेंस बढ़ी, ठीक है, लेकिन मुल्क माशी बहरान से बाहर नहीं निकला। आपने कहा IMF की जंजीरें तोड़ देंगे, हम आज़ादी के साथ अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, हम अपने वसाइल से गुजारा करेंगे। आपने कोशिश करके देख ली, आपसे नहीं हुआ। तो अपने ये जो फार्मूले हैं ना, इनको पता है क्या करें, बाय बाय, गुड बाय, टाटा गया। आप अपने ये फार्मूलों को एक तरफ करें, कोने पे करें, इनकी अब कोई अहमियत नहीं है आपके फार्मूलों की, क्योंकि आपके फार्मूलों में ना तासीर है, ना आपकी बसीरत है कि आप देख सकें कि आपके फार्मूलों से क्या हो। अब यंग जनरेशन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और माजरत के साथ जो सो कॉल्ड हमारे मईशत के बाबे हैं, उनके सारे फार्मूलाज को मुस्तरद करना पड़ेगा। मुल्क एलिटिस्ट चलाते हैं, ये कोई ऐसी कोई आपने नई बात नहीं बताई, पूरी दुनिया ही एलिटिस्ट चलाते हैं। तो हर मुल्क का तो इस तरह मईशत का बेड़ा गर्क नहीं हुआ हुआ जिस तरह पाकिस्तान का हुआ हुआ है। जिस मुल्क में भी आप जाएं, हाँ, इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी एक मसला है, यानी माशी नाहमवारी, अमीर कम हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और गरीब जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ये बात मैं आपकी मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कह देना कि हमारे मुल्क के अंदर एलिट जो हैं वो माफिया हैं, वो ये हैं, ठीक है, आप सही कह रहे होंगे, लेकिन हर मुल्क का यही हाल है तकरीबन। जिस भी मुल्क में आप जाएंगे वहाँ अमीरों की तादाद कम होती है और जो गरीब होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। ये एक फैक्ट है, कोई तरक्की याफ्ता ममालिक में भी चले जाए तो ऐसे ही। और फिर वो जो अमीर लोग चंद जो अहम मुद्दों के ऊपर, अहम पोजीशनों के ऊपर, अहम मुकामात पर बैठे हुए हैं, वही अपने अपने मुल्क का निज़ाम चला रहे होते हैं, और फिर कलेक्टिवली यही सारे अमीर लोग मिलकर पूरे दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। ये कोई साजिश नहीं है, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, कोई राज की बात नहीं है। अगर आपको ये राज की बात लग रही है तो आप बहुत ही बड़े मामू, ठीक है ना। आपको पता है रमज़ान का महीना है, इस्लामी मुल्क है और फैमिलीज़ भी प्रोग्राम देख रही हैं, इसलिए मैंने लफ्ज़ मामू इस्तेमाल किया। आगे आप खुद होशियार हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि आप मामू न बने, आप बने थोड़े से अक्लमंद। आप ये समझने की कोशिश करें कि ये रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं। माशी नाहमवारी एक रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है। हमें कोशिश क्या करनी है कि माशी नाहमवारी को कम करें। यह हम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। आपके मुल्क के मसाइल बुनियादी तौर पे हैं क्या, प्रोग्रामों में यक्के बाद दीगरे आपको बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके मुल्क का, जो कि इकोनॉमिकली प्रूव किया जा सकता है, वो है रिसोर्स प्रॉब्लम। साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है, आपका बहुत ही बड़ा रिसोर्स प्रॉब्लम है। आपकी आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, वसाइल आपके सुखड़ाव का शिकार हैं। उसकी भी वजह यह है ना कि वसाइल जो इस्तेमाल करता जाता है इंसान, वो कम हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वसाइल अपने आप रिप्लेनिश हो जाएं, खुद ब खुद पानी पिया हुआ गिलास दोबारा से भर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें इन चीज़ों को बड़ी गहराई से समझना भी है, अपने जहन और दिमाग को इस्तेमाल करते हुए सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। लोग कहते हैं साहब, मैं खुद भी कहता हूँ कि एग्रीकल्चर के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को बचा लें। पानी ही नहीं है, बचाएंगे कैसे? अगर आप पर हेक्टेयर यील्ड अपने मुल्क में बढ़ा भी लेते हैं GM सीड्स के ज़रिए, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के ज़रिए आप बढ़ा भी लेते हैं, एक बात कर रहा हूँ आपसे, आप जोर लगाते हैं, आप बढ़ा लेते हैं पर हेक्टेयर यील्ड, पानी कहाँ से आएगा? किसी भी चीज़ की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी चाहिए, पानी है नहीं।
चलो ऐसी आप सीड वैरायटीज ला सकते हैं जो कम पानी पे आपको ज़्यादा यील्ड दे दें, लेकिन पानी तो फिर भी रिक्वायरमेंट है ना। आपके पास तो पानी नहीं है, पानी नहीं है, पीरियड, पानी नहीं है आपके पास। पानी के लिए, पानी हासिल करने के लिए पानी के ज़ख़ीरे चाहिए, लेकिन पानी के ज़ख़ीरे के लिए भी तो पीछे बहता पानी चाहिए ना, वो भी आपके पास अभी तो नहीं है। वो भी आपके पास मानसून यानी मौसम जब लगता है तो ही आता है, बारिशों का मौसम लगता है, सैलाबी कैफियत हो जाती है, पानी ज़ाया हो जाता है। सोचें सैलाब में जो इतना सारा पानी इकट्ठा हुआ, अगर हम इसको किसी कैनाल के ज़रिए रेगिस्तानों तक पहुंचा देते, कितना हमें फ़ायदा रहता। रेगिस्तान सैराब हो जाता, लेकिन आपके अमल में ना बसीरत है ना तासीर है। क्या करें? हाइपोथेटिकल स्टूपिड किस्म के सॉल्यूशंस का वक्त अब क्या? अब फैक्चुअली करेक्ट सॉल्यूशंस की तरफ आना पड़ेगा, उसी पर बात करनी पड़ेगी। नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्क के मारूफ मईशत दान जनाब शकील रामे साहब। वेलकम करता हूं आपको शो में शकील रामे साहब। थैंक यू। शकील रामे साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बात कर रहा था कि अब फरसूदा किस्म के सॉल्यूशंस तो अब निकल नहीं सकते, अब हमें नया कुछ करना पड़ेगा। और ज़ाहिर बात है उन सॉल्यूशंस में से एक एग्रीकल्चरल ईल्ड को इंक्रीज़ करना भी है। ताहम इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत मैंने मुताला किया, आपका मुताला इस पर कहीं ज़्यादा मुझसे, वो ये है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम कोई भी हरबा इख्तियार करना चाहें। अफसोस की बात यह है कि ना तो हमने पानी का ज़ख़ीरा कोई नया बनाया, और साथ ही साथ कैनाल के सिस्टम को जो गोरा बनाकर गया, उसके आगे उसको फैलाने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं की गई। आप मुझे बताएं कि पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं जब ना हमारे यहाँ सीड्स के मौजू पर रिसर्च हो रही है, ना पानी की वाफिर मिकदार मौजूद है, ना ज़ख़ीरे बनाने के ऊपर हमारी तवज्जो है। तो आप मुझे खुद बताएं फिर ये पॉसिबिलिटी कैसे होगी इन द शॉर्ट टर्म? जी देखिए, बात जो है कि आपने वाटर का इशू बड़ा पर्टिनेंट तरीके से उठाया है, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना वाटर की, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जब से इंडस ट्रीटी हो रहा था, क्योंकि इसमें से हमने ईस्टर्न जो रिवर थे हमने देने थे इंडिया के साथ वादे में कर रहे थे, तो बात हुई थी कि जनाब जो भावलपुर रियासत है, क्योंकि ये रियासत थी उस वक्त, और इस तरफ सारे जो चीजें थी, इनके जो सारे जिले हैं जबकि साउथर्न पंजाब का मेजॉरिटी, तो उनको वहां से पानी आता था। तो बात हुई थी जनाब कि हम इधर से पानी डाइवर्ट करके हम इधर को देंगे, यानी कि साउथ पंजाब की तरफ या इस तरह की चीजें। हुआ क्या, ट्रीटी हो गया, उसमें बाद हमने इसमें पॉलिटिक्स शुरू कर ली। हम कहते हैं जनाब ये पंजाब का हिस्सा है, अब इस पे सारी पॉलिटिक्स बिल्ड होगी जनाब कि पंजाब पानी ले गया। हालांकि अगर देखा जाए, जो सौदर्न पंजाब जो कि ट्रीटी से पहले उनके साथ बात की थी भावलपुर के नवाब के साथ, वो ये थी कि पानी इनको देना है। अब हुआ क्या, उस जमीनें जो आप देखें कितना बड़ा डेजर्ट बन गया कि इस वक्त में जो भावलपुर रियासत तक कितनी जरखेज होती थी, जब पानी नहीं मिलेगा तो फिर ऐसा ही होगा। अब इस पे फिर इन्होंने एक नया लॉलीपॉप दिया है कि जनाब हम नया सूबा बनाएंगे। अब नया सूबा क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि अगर नया सूबा बनता है तो पानी की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि 5वां सूबा आ रहा है, तो साउथ पंजाब को उसका हिस्सा मिल जाएगा कि जो वो कोई नहीं चाह रहा। तो मतलब लो रिपेरियन की बात तो करते हैं सिंध वाले, मगर अब जो बात करें, देखें सिंध का लो रिपेरियन कौन है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कितनी ज्यादा जमीन बंजर पड़ी हुई है सिर्फ पानी ना होने की वजह से, वहां उनको पूरा पानी नहीं मिल रहा। जब हमारी डिबेट चलती है पानी की, तो आपको सिंध और केपी का नजर आता है, बलूचिस्तान नजर नहीं आता, क्योंकि बलूचिस्तान की बात के तवाना नहीं है। अब इस सारी इशू को हमने इतना पोलिटिसाइज कर दिया है कि अब कोई इसको हाथ भी नहीं लगाता, इस पे बात भी नहीं करता। अब आपने खुद ही बात की कि जब हम जखीरा नहीं करेंगे, जखीरा क्यों जरूरी है पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में? देखिए, अगर मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ कि अगर पाकिस्तान को पूरे साल में 100 गैलन पानी मिलता है, तो उनमें 100 गैलन जो वो 3 माह में जो हमें है, उसमें 84 गैलन उस माह में मिलते हैं 3 में, कि जहाँ मानसून होती है और ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, उन 3 माह में होती है। अब हमने या तो वो पानी संभाल लेना है या उसको हमने समुद्र में फेंक देना है। समुद्र में फेंकने का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समुद्र को जब पानी चाहिए, लोअर यानी कि कोटरी चाहिए, वो इस तरह चाहिए कि सस्टेनेबल चाहिए, उसको हर माह चाहिए। ये नहीं कि 1 महीने में आपने सारा दे दिया, 2 महीनों में रेस्ट ऑफ द ईयर फिर उसको ना दिया, तो हम कैसे दे सकते हैं? हमें पानी जखीरा करना पड़ेगा ताकि उसको सस्टेनेबल उसको भी मिलता रहे, एग्रीकल्चर को भी मिलता रहे। अब बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात। अब इससे मैं मजीद क्या कह सकता हूँ? आपने इंट्रोडक्शन में बात कह दी, ना तो हम एक गुड क्वालिटी सीड दे सकते, फंडामेंटल चीज जो है ना वो तो एक क्वालिटी सीड है ना, कि जो डिटरमिन करता है कि जनाब उसकी पर कैपिटा कंजम्पशन प्रोडक्शन क्या हो, हमने उसको नहीं दिया। फिर हमने जो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जैसे मुख्तलिफ पेस्टिसाइड हो गए या
जो हम खादों की बात करते हैं वो इतनी एक्सपेंसिव कर दी कि वही काम किसान के बस में नहीं रही। फिर हमने तीसरा जो काम किया एग्रीकल्चर को मारने के लिए, वो ये है कि हमने हाउसिंग सोसाइटी का एक पूरे का पूरा जो क्या कहते हैं कि पूरे का पूरा जाल बिछा दिया, हमने जाल बिछा दिया। हमारी जो कि ये क्या कहते हैं प्रोडक्टिव जो हमारी लैंड थी वो जो थी वो तो चली गई। आपके में क्या नजर आता है? लेकिन जहां बिछाना चाहिए था वहां नहीं बिछाया ना। इन्होंने हमें ये स्ट्रक्चर दिया कि हम ये हाउसिंग सोसाइटियों का या जो भी अर्बनाइजेशन का जो जाल है वो मोटरवे के गिर्द बिछाएंगे, वो किया नहीं, जीटी रोड के गिर्द बिछा दिया। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, ये मुझे भी समझाएं। यानी जितनी आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है जरखेज, उसको कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हैं, और जो मोटरवे के साथ साथ अर्बनाइजेशनल प्लान है उसका कोई काम ही नहीं किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी यही तो फंडामेंटल फ्लॉज है। हमारा जो सबसे पहले फंडामेंटल फ्लॉ आया था वो ये आया था कि हमने क्या कहते हैं कि बड़े शहर बनने दिए, हमने नए सेंटर। देखिए शहर कहाँ बनता है, लोग क्यों की जगह पे माइग्रेट करते हैं। दो चीजें बड़ी फंडामेंटल होती हैं, एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज उस जगह के लिए जगह पर मौजूद हो, दूसरा जो सर्विसेज पानी की होगी, तालीम, सेहत। हमने नए इकोनॉमिक सेंटर बनाए ही नहीं, हमने नए यानी कि सर्विसेज सेंटर बनाए ही नहीं। आप बात करते हैं सिंध की एक मिसाल ले लें, सिंध में हमने कराची के बाद थोड़ा बहुत हैदराबाद की तरफ गए हैं, उसके बाद हमने कहाँ बनाया है? नहीं किया, पूरे सिंध में नहीं किया, कोई नहीं बनाया। फिर हुआ क्या कि जितने भी लोग थे वो इंटीरियर सिंध से वो माइग्रेट करके आना शुरू हो गए इस कराची में। फिर हम पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की भी बात कर लेते हैं, अगर आप देखें और हमने कितना बनाया, सौदर्न पंजाब में कितने इकोनॉमिक सेंटर बनाए हमने, यहाँ हमने केपी में कितने बनाए। अब ये कुछ लोग तो यहाँ से कराची माइग्रेट कर गए, कुछ लाहौर कर गए, जो रह गए थे अब वो इस्लामाबाद आ गए, या इस तरह 2-3 सिटी बड़ी बड़ी शहरों में चले गए। फैसलाबाद में बहुत गया है, देखें जितना इनपुट आ रहा है। मैं वैसे आपने बड़ा अच्छा किया, आपने इसका जिक्र किया, मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा। सर सिंध का एक और बहुत बड़ा मसला जो है वो लॉजिस्टिक इशू है। हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सिंध के अंदर। यू विल बी अमेज्ड दैट वी हैव 3 हाईवेज बट डोंट हैव अ मोटरवे बियॉन्ड हैदराबाद। मैं आया हुआ हूँ, मैंने कुछ सर्वे किए हुए, इधर आया हुआ था मैं वही तो बता रहा हूँ। जब आपने इकोनॉमिक सेंटर नहीं बनाया ही नहीं, तो फिर लोगों ने तो माइग्रेट करना, क्या वो भूखे मरे उधर बैठ के? फिर कहते हैं माइग्रेशन हो रही है, शहर इतने बेहंगम हो गए हैं। कराची जो कभी क्या कहते थे रोशनियों का शहर है, अब आप उसकी गलियां देखें, वहां कितनी गलाजत है। अब इस तरह के आप बाकी भी तो देख लें, शहर बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? लोगों ने तो आखिर रहना है ना। इसका मतलब ये स्लम्स बननी शुरू हो गई। और आपने ये भी देखा होगा पिछले कुछ सालों में कराची के इर्द गिर्द और कुछ सोसाइटियों को इलीगल करार देके तो गिराना भी शुरू कर दिया। पहले लोग बेच गए, बाद में उनको गिराना शुरू कर दिया। जिन्होंने पैसा बनाना बना लिया, गरीब फंस गए। अब ये सारे मसाइल का हल तो ये होना चाहिए था जो नई सोसाइटी बनती है। देखिए नई सोसाइटी क्यों बड़े शहरों में बन रही है कि इकोनॉमिक सेंटर वहां पर है। अब ये इकोनॉमिक सेंटर अगर हमने मुख्य जगहों पर बनाए होते तो हम लोग वहां पर जाते, जिस तरह आपने इशारा किया कि जहाँ चाहिए वहां जाते। अब CPEC ने हमें अपॉर्चुनिटी के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाए, उस जगह पे बनाए जहाँ नए इकोनॉमिक सेंटर डेवलप हो सकती हो। हम उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे भी। लेकिन थोड़ा सा रीड्रॉ हो गया। मैंने अभी जो आप इस चीज को बेहतर समझते होंगे, लेकिन थोड़ा रीड्रॉ हो गया। अभी जो पता लगा है वो ये है कि लेटेस्ट इन्फो ये है कि गवादर में चूंकि रियल एस्टेट मैग्नेट्स जो हैं वो फेल हो गए और वहाँ पे वो काम नहीं कर सके प्लाट शलाट बेचने का, तो अब क्या है कि दोबारा से फोकस कराची पे आ गया। और चूंकि यहाँ पर नए मोटरवे बनने की उम्मीद है तो कराची हैदराबाद मोटरवे को पूरा बना दिया है, जस्ट लाइक GT रोड इन रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो ये वो गेम खेली जा रही है। तो अब ये कि नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि वो पोटेंशियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जो इस्टेब्लिश सेंटर है उन्हीं को एक्सप्लॉइट करो, इस्टेब्लिश सेंटर्स को एक्सप्लॉइट करो। देखें गवादर क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए, यानी कि सोसाइटियां, बात ये देखने वाली है क्योंकि वहां पर पानी नहीं है। किसी भी जगह पे जाने के बेसिक नेसेसिटीज दो होती है ना, एनर्जी और पानी। अब एक जगह पानी नहीं है तो आप कितना कहाँ सोसाइटी बनाएंगे? नहीं, बस जो उसका ग्राउंड वाटर है वो ब्रैकिश है, जो आता है सिस्टम में आता है वो 3 से 6 लाख के दरमियान से एक्सपैंड नहीं हो सकता। तो आप कैसे उसको बनाएंगे सोसाइटी? वहां सोसाइटी नहीं बन सकती। इकोनॉमिक सेंटर बनाने के लिए वहां पे पानी होना पहले जरूरी होता है ना। तो आपके हैं तो आप सौदर्न पंजाब में निकलें, आप इंटीरियर सिंध में निकलें। देखिए कौन कहता नहीं कहता कि आप सखर को डेवलप करें, आप नवाब शाह को करें, रोड को कितनी डिस्ट्रिक्ट है, दादू है, ये वो इर्द गिर्द किसी में भी जैसे पानी भी है, जमीन भी है, सारा कुछ है। मगर इशू ये है कि जो वहाँ इजी मनी बनती है ताकि, लेकिन आप जो रियल एस्टेट का एक और बड़ा फायदा है, थोड़ी सी पैसा जन के लगाया, बेतहाशा पैसा कमाया,
पैसा बाहर लेके। लेकिन इतनी बेवकूफ़ हो सकती है, मतलब हम मिनहसल कौम कितने कम अकल हो सकते हैं, या हमारी बसीरत कितनी कम हो सकती है कि हम छोटे छोटे टुकड़े ज़मीनों के ख़रीद के वीरानों बयाबानों में ये तसव्वुर करते हैं कि हम बहुत बड़ी जागीर के मालिक हो गए। एक मुख्तसर सा वाक़या आपको सुनाता हूँ कि मलका बरतानिया से एक दफ़ा एक जाट ने जाकर पूछा, बराह रास्त तो पूछ नहीं सकता था, उनकी महफिल में पूछा कि मलका बरतानिया के पास कितनी ज़मीन है। ये दूसरी जंग अज़ीम से पहले की बात है, पाकिस्तान की आज़ादी से पहले की, तो बहुत पहले की। तो मलका बरतानिया कहने लगी कि जो उनके कोर्ट में लोग थे उन्होंने कहा सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो होल्डिंग ऑफ लैंड वाज नेवर कंसिडर्ड ए प्रायोरिटी। हमारे मुल्क के अंदर क्या कम अकली है कि हमें सिर्फ ज़मीन चाहिए, प्लाट चाहिए। देखिए ज़मीन प्लाट की इसमें कोई कम की बात नहीं, मगर ये कि आपने इसको करना कैसे। अब होता क्या है कि जो आप सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, मोटरवे के साथ बेतहाशा पैसा आता है। यहाँ पैसा आता है तो फिर क्या होता है, वो यहाँ से डॉलर खरीदते हैं बाहर भेज देते हैं, पाउंड खरीदते हैं बाहर भेज देते हैं, और पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व पे मरता रहता है कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं जी। समझे ना बात? हाँ, पर बहुत आम बात की आपने। फॉरेन रिजर्व की डिप्लीशन का एक और जो सबसे बड़े रीजन है वो ये वाला भी है कि हमारा जब इजी मनी आ रही है, ये सारा का सारा पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। आप ये भी देख लें, चाहे वो रियल एस्टेट को देख लें या हमारे बड़े बिजनेसमैन को, सब्सिडी गवर्नमेंट से लेते हैं बिजनेस वाले, पैसा बाहर रखते हैं। तो क्या गवर्नमेंट और कहते दूसरे क्या कहते हैं, आप स्टेट और इंटरप्राइजेस ना बनाए, कहीं गवर्नमेंट के पास पैसा ना आ जाए। तो गवर्नमेंट का पैसा दरख्तों से तोड़ेगी। भाईजान यहाँ के मसाइल बड़े गंभीर हैं और बड़े इंटरलिंक्ड हैं, जो हम सरफेस से कुछ जाते हैं, नीचे कुछ और है। बड़ी अहम बात आपने की और यहाँ पर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आप शो में हमारे साथ शामिल खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ इक़्तिसादी तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू। खुर्रम शहजाद साहब, बुनियादी बात यह है कि अब मईशत के लिए मुमकिना तौर पर कुछ अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि अफवाह भी कह सकते हैं इसे, हकीकत के बड़े नज़दीक भी कह सकते हैं कि यूएई जो है वो पाकिस्तान को $1 बिलियन कमिट कर देगा। फिर उसके बाद आईएमएफ की डील के मुतालिक अच्छी आरा पाई जा रही हैं कि भाई आईएमएफ की डील फिर जल्दी हो जाएगी। अपने तासुरात भी इस बारे में बताएं और ये भी बताएं कि मईशत का फिर मुस्तकबिल आपको कैसा दिखता है। देखिए जी, मईशत का मुस्तकबिल तो काफ़ी चैलेंजिंग है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में काफ़ी चैलेंजेस हैं, और ये हम बात करते हैं चैलेंजेस अपनी जगह अभी भी हैं, क्योंकि आईएमएफ ऑन बोर्ड आने के बाद चैलेंजेस एक्चुअली जो है वो शुरू होंगे। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि चैलेंजेस शुरू होंगे, क्योंकि एक तो देखें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपका हो जाना है और उसमें आपको हफ्ता 10 दिन और लग सकते हैं, या पॉसिबली राइट आफ्टर ईद हो सकता है। और सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी कमिटमेंट दे दी है इन राइटिंग, और यूएई भी मेरे सामने फॉलो कर लेगा, कोई इतना मसला नहीं है, कतर भी कर लेगा। लेकिन उसके बाद जो है ना वो चैलेंज शुरू होगा, क्योंकि आईएमएफ ऑन बोर्ड आएगा, आपको $1.1 बिलियन देगा, या हो सकता है जो 10th रिव्यू है वो भी साथ हो जाए, और दोनों रिव्यूज़ 9 और 10 दोनों साथ हो जाए और आपको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट मिल जाए। बट पॉइंट ये है कि जो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ना, ये बहुत बड़ा ड्रैग है आपकी इकोनॉमी पे, क्योंकि अगर ये कहीं सेटल डाउन नहीं होती तो कोई भी गवर्नमेंट होगी वो डिसाइसिव नहीं हो सकेगी इकोनॉमिक पॉलिसी पे, कि हमें टफ डिसीजंस को कंटिन्यू करना है, जिससे महंगाई भी बढ़ती रहेगी कुछ अरसे तक, और एक आम आदमी पिसेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी और शरह सूद में इजाफा रहेगा, और फिर टैक्सेस में भी जो है वो कोई ख़ास कमी नहीं होगी। और एनर्जी की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, उसका भी एक सर्कुलर डेट आपका है, वो भी कंटिन्यू करेगा कुछ अरसे तक, बिफोर थिंग्स स्टेबलाइज एंड सेटल डाउन। तो ये है कॉल कि आईएमएफ के आने के बाद एक्चुअली चैलेंजेस शुरू होंगे, जो कि एक मैंडेटेड या एक कमिटेड गवर्नमेंट विद ऑल द विल वो कर सकती है, या ये कर ले, या फिर कोई भी नेक्स्ट गवर्नमेंट हो वो करे, बट चैलेंजेस उसके बाद शुरू होंगे, मेरा कहने का मतलब ये। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता ये है कैपिटल मार्केट वाला, क्योंकि आप आते तो इसका हम भरपूर फ़ायदा उठाते, पहले भी आप कैपिटल मार्केट के बारे में बात करते रहे। मसला कुछ इस तरह से है कि ऐसा महसूस होता है कि शायद प्राइसेस को आर्टिफिशियली बोयंट रखा जा रहा है कैपिटल मार्केट में। अगर इन कीमतों को गिरने दें तो फिर शायद इन्वेस्टर इंटरेस्ट दोबारा इसकी तरफ आए। इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया और मार्केट ज़िद्दी तौर के ऊपर अपने उस मेयार के ऊपर खड़ी हुई है। वी हैव टू सी कि कहाँ
आप सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट में थे तो भी मार्केट यहीं थी या इसके आसपास थी, और आज आप 20% से ऊपर चले गए हैं और मार्केट के ज़िद्दी लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको वहीं रखें। ये तो गैर फितरी है, इट इज़ अगेंस्ट फैक्चुअल पोजीशन। क्या कहते हैं आप? हाँ जी, देखें, पहली बात ये कि ये जो इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज है ना, डेफिनेटली ये इक्विटीज़ को हर्ट करता है और इक्विटी मार्केट को, कैपिटल मार्केट को हर्ट करता है। और आपका पॉइंट सही है कि बड़ा बेसिक पॉइंट है कि जी शरह सूद 16% पे थी, 12.5 से 16 हुई, फिर 16 से अब 21 पे आ गई है, तो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नहीं गिरी। हाँ, मैं ये कहूँगा कि मार्केट में जो इम्पैक्ट आया है ना, आपने देखा होगा, वो पिछले पूरे साल में मार्केट में गिरावट आई है, बट डेफिनेटली उस हिसाब से नहीं आई जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, जिस से हालात ख़राब हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मार्केट की अनसर्टेनिटी, ज़्यादातर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हो सकता है IMF ऑन बोर्ड आ जाए और हमें सपोर्ट मिल जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है गवर्नमेंट स्टेबलाइज हो जाए या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम हो जाए, तो यहाँ से मार्केट में एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल की ग्रोथ आए। तो उस एंटिसिपेशन में शायद लोगों ने बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं की, आप सही कह रहे हैं। और देखें, टू एन एक्सटेंट आप ये देखें, हम बात कर रहे थे नवंबर दिसंबर में कि जी अगले 2 महीने बड़े क्रूशियल हैं, 3 महीने बड़े क्रूशियल हैं, वो गुजर गए हैं 3-4 महीने, और आपकी जो रिजर्व्स हैं वो समहाउ मैनेज हो रहे हैं, ऑल्दो आपकी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी अपने उस पोटेंशियल पे नहीं चल रही जिस पे चलनी चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि IMF का एक मरतबा ऑन बोर्ड होना, उसका एक नी जब रिएक्शन या ये कहें कि शॉर्ट टर्म रिएक्शन मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है इन्वेस्टर्स की, स्टॉक मार्केट की, वो आहिस्ता आहिस्ता इनलाइन होती जाएंगी जो कि फंडामेंटल्स आपके हो रहे होंगे इकोनॉमी के, जिसके अंदर ऑफ कोर्स इंडस्ट्री का स्लो डाउन है, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना है, टैक्सेस का आना, वो जब रिजल्ट्स में नजर आएगा ना, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अपना सेटल होगी। लेकिन फिर साथ साथ ये भी तो लोग देखते हैं कि अब वर्स इज ओवर, या ये कह लें कि ये एक बॉटम है, अब यहाँ से बेहतरी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये भी थोड़ा एक बिहेवियरल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, प्योर नंबर्स नहीं होते कहीं किसी भी मार्केट में जो कि प्ले करते हैं, बट डेफिनेटली आपके यहाँ ये बिहेवियर इम्पैक्ट्स जो होते हैं, ये एंटिसिपेशंस, ये एक्सपेक्टेशन सारा मैटर करती है। तो इसलिए मार्केट मेरे ख्याल में इतनी गिरी नहीं है, वैसे भी इतनी लिक्विड मार्केट है नहीं, छोटी सी मार्केट है, आपको पता है, और कितनी गिरी मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट तो आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर बात से बात निकली तो एक आपने बात की कि चैलेंज तो असल शुरू होगा जब IMF कर्जा दे देगा या उधार दे देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो उधार दे देगा तो आई थिंक इट विल नॉट गोइंग टू विड्रॉल, शराइत अपनी जगह रहेंगी। डू यू थिंक दैट इन दिस एज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन और वेरी हाई इन्फ्लेशन हम लोग अपने इंटरेस्ट रेट को ग्रेजुअली बढ़ा सकेंगे? क्योंकि मज़ीद अब इसके अंदर कितना इजाफा किया जा सकता है, क्या गुंजाइश और मौजूद है? अच्छा जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका ये वाला भी। देखें, ये ना इस वक्त हम सर्कुलर इन्फ्लेशन में फंस गए हैं। मैं ये वर्ड बड़ा जो है वो सोच के यूज़ कर रहा हूँ, सर्कुलर इन्फ्लेशन। वो सर्कुलर इन्फ्लेशन क्या होती है? सर्कुलर इन्फ्लेशन ये होती है कि आपने एक तरफ से इंपोर्ट्स को रोका हुआ है, सप्लाई को रोका हुआ है, जिसकी वजह से सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से कीमतों में इजाफा हो गया, और जब कीमतों में इजाफा हो रहा है तो यहाँ से आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। तो ये एक सर्कुलर क्रिएट हो रहा है कि भाई आप सप्लाई, जिस दिन हमारे पास डॉलर बेहतर होंगे, सप्लाई खुलेगी, मार्केट में सप्लाई आएगी, मेडिसिन की, एनर्जी की थोड़ी फ्री सप्लाई आएगी, मेडिसिन की आएगी, फूड की आएगी, और जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं उनकी सप्लाई आएगी, तो आपकी ना प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होना शुरू होंगी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी एडजस्टमेंट शुरू होगी। तो ये जो सर्कुलर इन्फ्लेशन है ना, ये थोड़ा सा एक अनयूजुअल सिचुएशन है, इससे हम इंटरेस्ट रेट से उसको नहीं बहुत ज़्यादा हल कर सकेंगे। दूसरा मेरा पॉइंट ये है, और ऑफ कोर्स उसका एक और लिंक भी, ये भी सर्कुलर इन्फ्लेशन है कि एक तरफ आप फिर वो करेंसी की वैल्यू होती रहती है, तो उसकी वजह से आप फिर रेट बढ़ाते रहेंगे, और रेट बढ़ा आप इन्फ्लेशन को रोकेंगे, इन्फ्लेशन और मजीद बढ़ जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन कैसे नीचे आएगी। और दूसरी तरफ आपको पता है फ्लड्स भी आ चुके हैं, फ्लड्स पूरी सप्लाई डिस्ट्रप्शन आपको इम्पैक्ट किया है, तो नेचुरली सप्लाई शॉक है। इंटरेस्ट रेट्स का शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट जो है ना इतना इफेक्टिव नहीं होता। और वैसे भी हमारे यहाँ जो फिस्कल इशू है ना बड़ा, जो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करती है और टैक्सेस सही जगह से लेती नहीं, और लेती है तो उसको सही खर्च नहीं करती,
एक तरफ आप टैप खोल के रखेंगे, दूसरी तरफ आप कहेंगे जी पानी भरते रहो, तो वो कभी भी आपका टैंक भरेगा नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ा इंपोर्ट का इम्पैक्ट जो आता है ना, वो गवर्नमेंट की नॉन प्रोडक्टिव स्पेंडिंग की वजह से आता है कि गवर्नमेंट इतना खर्च करती है कर्जा लेके, पीएसडीपी में ज़ाया कर देती है या वैसे ही ज़ाया करती है, जिसकी वजह से ना आपकी इन्फ्लेशन रुकती नहीं है और आपके इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये गवर्नमेंट की अपनी स्पेंडिंग बहुत बड़ा रीज़न है एग्रीगेट डिमांड को जो है वो बढ़ाने का। तो यहाँ से अगर फिस्कल पॉलिसी आप उसको रोकेंगे, उसको बेहतर करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रांजिशन और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो ये देखिए पूरी दुनिया में ये टूल होता है कि इंटरेस्ट रेट्स को आप बढ़ाएं या कम करें, तो लोगों के हाथों में जो पैसा होता है वो कम या ज़्यादा होता है। आज जो लिक्विडिटी कम हो रही है मार्केट में, उसका एक रीज़न है ये कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं, तो लिक्विडिटी हर किसी का सब कम हो रही है, तो खर्च कम करने की स्टार्ट हो रही है। लोगों को इस तरफ रागिब किया जा रहा है कि भाई 20% रेट है, आप बैंकों में पैसा रखें, आपको इन्फ्लेशन को फाइट करना है ताकि आपको कुछ तो रिटर्न मिले, आप खर्च कम करें, सेव ज़्यादा करें। तो ये भी एक रीज़न होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। देखिए स्टेट बैंक अपना रोल प्ले करता रहेगा, बट पॉइंट ये है कि फिस्कल साइड को गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम नहीं करेगी और बिजली की कीमतें बढ़ाती रहेगी, गैस की कीमतें बढ़ाती रहेगी, डिवैल्यूएशन करती रहेगी, हर तरह से कीमतें बढ़ाती रहेगी। और एडमिनिस्ट्रेड पास ऑन है ये, यानी कि ये तो इन्फ्लेशन आएगी आएगी, ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की वजह से इन्फ्लेशन नहीं आ रही कि मेरे पास अगर 50,000 रुपये मैं कमा रहा था, 30,000 रुपये मेरे घर का खर्चा था और 5-10,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा खर्च कर रहा था, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, वो अगर नहीं हो रही तो डेफिनेटली आपकी इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता आगे नीचे जाएगी। लेकिन पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, लोकल सप्लाई शॉक भी है, सप्लाई का डिस्ट्रप्शन भी है, इन सबको मिला के महंगाई हो रही है। तो ये अकेला इंटरेस्ट रेट से हल नहीं होगा, तो ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरा ख्याल। बहुत ही आम नुक्ता आपने पेश किया और नाजरीन हम कोशिश करेंगे इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर मुस्तकबिल में भी बात करते रहें। और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शो में शामिल हुए। नाजरीन वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।